हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी टेड ह्यूज के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो सिलेबस में मेंशन है ईएमआरएस के। ठीक है, ईएमआरएस के सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स मेंशन हैं उन सभी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में कर रहे हैं। अभी लास्ट कुछ दिनों से मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। आगे के प्रॉपर सिलेबस को हम एक सीक्वेंस में कवर अप करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा। टेड ह्यूज की 4th वीडियो है और मैंने हर एक राइटर की अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है चैनल पर। आप सभी राइटर्स को राइटर के नेम के थ्रू भी सर्च करके आप उनके एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट देख सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसके कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बस हम बेस मान के चल सकते हैं। जैसे कुछ कुछ इसका जो सिलेबस मैच करता है वो एनवीएस के सिलेबस से ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, तो हम एनवीएस के पेपर को एक तरीके से बेस मान सकते हो कि एनवीएस का जो पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन है। और जहाँ तक यहाँ पर भी हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, मतलब ये कोई प्योर श्योरिटी नहीं है, बट एक गैस कर सकते हैं हम एनवीएस के बेस पे। एनवीएस में भी आप इस बार तो खैर पीजीटी में भी ग्रामर का काफ़ी हद तक पोर्शन था, लेकिन टीजीटी में ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट ओनली लिटरेचर से जो क्वेश्चन आए थे, ओनली 20 क्वेश्चंस लिटरेचर से पूछे गए थे टीजीटी में। ठीक है, तो इसी तरीके से पीजीटी में भी ग्रामर का पोर्शन था, लेकिन लिटरेचर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। इसी को अगर हम बेस मान के चलें तो ईवीएस वो ईएमआरएस में भी, ईएमआरएस के जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आप कह सकते हो कि उसमें ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आने की संभावना है। तो आपको ग्रामर की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और साथ में इन राइटर्स को इनकी जो एज है उसकी इनके किस एज से बिलोंग करते हैं, उनकी बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द स्पीकर क्लाइंब अलोंग द साइड ऑफ द हाउस टू रीच द डोर ऑफ द शेड इन विंड बाय द ह्यूज। देखिए, अभी हमारी लास्ट वीडियो में जो हमने पोएम स्टार्ट की थी ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 से हमने विंड नामक पोएम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, इनके एक एक वर्क को हम सॉल्व करते जा रहे हैं इस तरीके से टेड ह्यूज के। अब यहाँ पर भी विंड से ही ये क्वेश्चन बन रहा है। इनकी एक पोएम है विंड, उससे एक क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द स्पीकर क्लाइंब अलोंग द साइड ऑफ द हाउस टू रीच द डोर ऑफ द शेड इन विंड। बताइए, ऑप्शंस हैं मिडनाइट, इवनिंग, मॉर्निंग या फिर नून। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है नून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नून। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is hearing the stones cry out under the horizons is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टेड ह्यूज की कौन सी पोएम से ये लाइन है? Hearing the stones cry out under the horizons। Options are a full moon and little Farida, thought fox, wind या फिर crow। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, hearing the stones cry out under the horizon. A full moon and little Farida, thought fox, wind या फिर crow। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है? विंड। विंड नामक पोएम से ही ये लाइन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज व्हाट वाज स्टोर्ड इन द शेड The speaker climbed along the side of the house to reach its door in the wind। तो हम देखते हैं विंड में जो विंड नामक पोएम है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन भी था आपका, उसमें टाइमिंग पूछी गई थी कि कब क्या करता है राइटर, जो स्पीकर है, व्हाट वाज स्टोर्ड इन द शेड। यहाँ पूछा जा रहा है कि उस शेड में, उस पर्टिकुलर शेड में क्या स्टोर था, क्या रखा हुआ था। द स्पीकर क्लाइम अलोंग द साइड, जिसको मतलब कूद कर स्पीकर साइड में जाता, ऑफ द हाउस ऑफ द रीच इट्स डोर।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली उसमें क्या स्टोर था शेड में। ऑप्शन है कोल, वुड, साल्ट या फिर कॉटन। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? विंड से ये क्वेश्चन बना है, कोल है, वुड है, सॉल्ट है या कॉटन है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है कॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज व्हाट वाज पुश्ड against the speaker's eyeball when he glanced up in the shade in the poem Wind? ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विंड, लिजार्ड या फिर स्प्रिंकल ऑफ वाटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें पूछा जा रहा है कि जब वो स्पीकर उस शेड के अंदर झांकता है तो उसकी आंख पर क्या, उसके आंख पर क्या आके टकराता है? पुश्ड अगेंस्ट द स्पीकर्स आई बॉल। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विंड, लेजार्ड, स्प्रिंकल ऑफ वाटर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? A strong wind. Option number B is the correct answer. Strong wind. Next is winds stampeding the fields under the window is a line from dash by Ted Hughes. तो ये जो लाइन है वो टेड ह्यूज की कौन सी पोएम से है? तो आप इजीली आंसर कर सकते हो इसका, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं ये। Yes, winds stampeding the fields under the window. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? विंड। विंड से ही ये लाइंस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ इज हाउ डिड द हिल्स सीम इन द पोएम विंड? तो विंड नामक जो पोएम है उसमें जो हिल्स हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, कैसी महसूस हो रही हैं स्पीकर को? ऑप्शन है जंपिंग, स्वेइंग, हेजी या अ टेंट thumping and twisting against the rope. हिल्स का डिस्क्रिप्शन किस तरीके का दिया हुआ है इस पोएम में, विंड में? सोचिए, आंसर कीजिए। जंपिंग, स्वेइंग, हैजी, अ टेंट, थम्पिंग एंड ट्विस्टिंग अगेंस्ट द रोप। किस तरीके की महसूस हो रही है हिल्स? यस, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? A tent, thumping and twisting against the rope. Option number D is the right answer. Moving to the next question. Yes, question number 7 is the horizon seems to dash in the poem Wind. तो इसमें ये जैसे हिल्स के बारे में पूछा गया था, विंड में जो हॉरिजन है वो किस तरीके का महसूस हो रहा है? वाइब्रेट, एनलाइटन, स्कॉल, नन ऑफ दीज। यस, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है स्कॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 8 द फील्ड सीम्स टू डैश इन द पोएम। अब इसमें फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। पहले हिल्स के बारे में पूछा गया कि वो कैसी महसूस हो रही है, फिर उसके बाद में हॉरिजन के बारे में, अभी पूछा जा रहा है फील्ड के बारे में कि फील्ड किस तरीके के महसूस हो रहे हैं। ऑप्शन है एनलाइटन, शिवर, होल, टेक रेस्ट। यस, द फील्ड सीम टू डैश इन द पोएम। यहां पर जो राइट आंसर है वो है शिवर। ठीक है, द फील्ड सीम टू शिवर इन द पोएम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विंड विल्डेड ब्लेड लाइट इज फ्रॉम विंड विच
इज रिटन बाय। देखिए यहाँ पे ये लाइन है विंड विल्डेड ब्लेड लाइट, ये कहाँ से है? पोएम आपको पता है विंड से है। अब ये विंड नामक पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है फिर भी कि विंड नामक जो पोएम है वो टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, wind is described by using the verbs dash in the poem। तो यहाँ पे विंड को कौन सी वर्ब्स का यूज करते हुए डिस्क्राइब किया गया है पोएम के अंदर? ऑप्शन है फ्लैक्सिंग, फ्लॉन्डरिंग, स्टैम्पेंडिंग, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही वर्ड्स इसके लिए यूज किए गए हैं विंड के लिए। फ्लैक्सिंग है, फ्लॉन्डरिंग है, स्टैम्पेंडिंग है, क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही यूज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, in the poem wind the groaned like a delicate drinking glass vibrate at the musical pitch that can shatter it at any moment। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आना चाहिए? विंड नामक पोएम में डैश क्या कर रहा है? ग्रून्ड लाइक अ डेलिकेट ड्रिंकिंग ग्लास वाइब्रेट एट द म्यूजिकल पिच एंड दैट कैन शटर इट एन एनी मोमेंट। ऑप्शन है द हाउस, द ट्री, द बोट या फिर नन ऑफ दीज। किसके विषय में चर्चा की जा रही है ये? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है द हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 इज व्हाट डज द हाउस बेस्ट सिंबलाइज इन विंड बाय टेड ह्यूज। तो विंड में हाउस को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है या हाउस के लिए कौन से सिंबल्स यूज किए गए हैं? ऑप्शन है सेफ्टी, शेड, अ रिलेशनशिप या फिर सोलेस। आपको विंड नामक पोएम के अकॉर्डिंग बताना है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, अ रिलेशनशिप की तरह इसे सिंबलाइज किया गया है हाउस को। नेक्स्ट इज 13, द पोएम विंड इज इंक्लूडेड इन द पोएट्री कलेक्शन। तो विंड नामक पोएम जो है वो टेड ह्यूज के कौन से पोएटिक कलेक्शन से रिलेटेड है? ऑप्शन है फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, द हॉक एंड द रेन, बर्थडे लेटर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। कौन से पोएटिक कलेक्शन में ये पोएम शामिल की गई है? यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? द हॉक एंड द रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द हॉक एंड द रेन। नेक्स्ट इज 14, कंप्लीट द लाइन डैश लाइक अ लेंस ऑफ अ मैड आई। ऑप्शन है फ्लैक्सिंग, इस ब्लैंक को फिल करना है, बेसिकली इस लाइन को कंप्लीट करना है। फ्लैक्सिंग, सीइंग, मूविंग या शिफ्टिंग। यस, क्या होना चाहिए राइट आंसर? लाइक अ लेंस ऑफ अ मैड आई। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? फ्लैक्सिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लैक्सिंग लाइक अ लेंस ऑफ मैड आई। नेक्स्ट इज
15 पिन पॉइंट द सिम्बल्स यूज्ड इन द विंड। तो उन सिम्बल्स के बारे में बताना है जो विंड नामक पोएम में यूज किए गए हैं ज़्यादातर। द हाउस एंड द फायर, द विंड, द शेड, या फिर बोथ ए एंड बी। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। विच आर दोज सिम्बल्स? The house and the fire, the wind, the shade, both A and B. Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है both A and B, मतलब the house and the fire और the wind। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो यूज किए गए हैं। नेक्स्ट इज 16 थ्रो द बर्nt wind that dash the balls of my eyes। तो यहाँ पर भी इस ब्लैंक को फिल करना है और सोच रहे हैं कि क्या आना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन है फ्लैश्ड, डेंटेड, सपोर्टेड, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इस ब्लैंक के लिए मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है? थ्रो द बर्nt wind that dash the balls of my eyes। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है डेंटेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेंटेड। नेक्स्ट इज 17 नेचुरल वर्ल्ड एंड डैश आर ह्यूज फैसिनेशंस विच आर यूज्ड इन द पोएम विंड। तो कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो टेड ह्यूज के लिए एक फैसिनेशन का काम कर रही हैं, जिनका यूज़ भी टेड ह्यूज ने किसमें किया? अपनी पोएम विंड में किया है। एक तो है नेचुरल वर्ल्ड और दूसरा क्या है? हंटिंग, सीपोर्ट्स, रिलीजन, वाइल्ड लाइफ। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हंटिंग है, सीपोर्ट्स है, रिलीजन है, या फिर वाइल्ड लाइफ है। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, wildlife. Option number D is the correct answer. Wildlife यहाँ पर इस ब्लैंक पे आना चाहिए। Question number 18 is the tent of the hills drummed and strained its gyrope is a quotation from the poem। ये जो quotation है वो कौन सी poem से है? The tent of the hills drummed and strained its gyrope। ऑप्शन है फुल मून एंड लिटिल फेरिडा, क्रो, विंड, थॉट फॉक्स। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, या कहें तो कौन सी पोएम से है ये लाइन? क्या होना चाहिए राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है विंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विंड से ही ये लाइन है। नेक्स्ट इज 19 टू विच थिंग्स इज द स्काई लाइन कंपेयर्ड बाय द पोएट इन द पोएम विंड। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ में स्काई लाइन कंपेयर करता है पोएट? ऑप्शन है मून, एक्लिप्स्ड, सन, या फिर ग्रीमेस, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीमेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीमेस। नेक्स्ट इज 20 द हिल्स seemed to be dash by the wind। ऑप्शन है ravaged, rearranged, polished, या rugged।
बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जो हिल्स हैं वो कैसी महसूस हो रही हैं, विंड के द्वारा उनके साथ क्या किया गया है। द हिल्स सीम्ड टू बी डैश बाय द विंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर वो है द हिल्स सीम्ड टू बी रीअरेंज्ड बाय द विंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 21. टेड ह्यूज यूजेस डैश इन द पोएम विंड। तो टेड ह्यूज ने कौन सी फॉर्म का यूज किया है अपनी पोएम विंड में। ऑप्शन है सिमली, ऑनोमोटोपेया, एलिट्रेशन, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है टेड ह्यूज के द्वारा अपनी पोएम विंड में। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की है टेड ह्यूज ने वो सारी ही हैं। सिमिली भी है, ओनोमोटोपेया भी है, एलिट्रेशन भी है कहीं कहीं पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज 22. द फुल बैंड्स लाइक अ डैश इन द पोएम विंड। क्या आना चाहिए। लाइक एन आयरन बार, लाइक अ गोल्ड बार, लाइक एन एरो, लाइक अ स्ट्रॉ। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है लाइक एन आयरन बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज 23. गाय रोप। ध्यान है आपको, इस पोएम में विंड में एक लाइन में इस वर्ड का यूज हुआ है गाय रोप का। इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। इज मेंशन्ड इन द पोएम विंड, व्हाट डज इट मीन। गाय रोप का मीनिंग क्या है। ऑप्शन है अ रोप दैट इज यूज्ड टू टाई अ हाउस, अ रोप दैट इज यूज्ड टू सिक्योर अ टेंट, अ रोप दैट इज मेड ऑफ प्योर कॉटन, या फिर नन ऑफ दीज। तो किस तरीके की रोप को गाय रोप कहा गया है यहां पर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। अ रोप दैट इज यूज्ड टू टाई अ हाउस, अ रोप दैट इज यूज्ड टू सिक्योर अ टेंट, अ रोप दैट इज मेड ऑफ प्योर कॉटन। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ रोप दैट यूज्ड टू सिक्योर अ टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज 24. At the end of the poem wind, the characters watch. तो इस पोएम के एंड में, विंड नामक जो पोएम है इसके एंड में जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या देखते हैं। अ फायर, अ बोट, एन एलिफेंट, अ क्रो। किसे देखते हैं वो, बताइए। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, at the end of the poem wind, the characters watch a fire. Option number A is the right answer. ठीक है। Next is 25th. Who feels that the house is moving in the poem? कौन ऐसा महसूस करता है कि घर जो है वो चल रहा है। The house is moving. ऑप्शन है द पीपल ऑफ द अदर हाउसेस, द पीपल इनसाइड द हाउस, या फिर पीपल ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। बताइए तीनों में से क्या
करेक्ट होगा इसमें। कौन ऐसा फील करते हैं? द हाउस इज मूविंग। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, the people inside the house. Option number B is the correct answer. इनको ऐसा फील होता है कि हाउस जो है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज 26th. द एटमोस्फेयर टोन ऑफ द पोएम विंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड। कौन से वर्ड से जो विंड है उसकी एटमॉस्फेरिक टर्म को डिस्क्राइब किया जा सकता है? ऑप्शन है स्टॉर्मी, टेम्पेस्टियस, विंडी, ऑल ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? एटमॉस्फेरिक टोन ऑफ द पोएम विंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टॉर्मी, टेम्पेस्टियस, विंडी। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तीनों ही तरीके से इसे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट इज 27. मेंशन द थीम ऑफ द पोएम विंड। तो विंड नामक पोएम की थीम बतानी है यहाँ पर। ऑप्शन है पावरलेसनेस, द पावर ऑफ नेचर, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो विंड नामक पोएम की मेन थीम क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। पावरलेसनेस है, पावर ऑफ नेचर, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर नन ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों ही तरीके से इसे, इसकी जो विंड नामक पोएम है इसकी थीम है ये। नेक्स्ट इज 28. What do the colors black and emerald suggest about the wind in the poem wind? तो बताइए, ये जो दोनों कलर हैं इसमें, एम्ब्रेल्ड और ब्लैक, ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं विंड नामक पोएम में? दैट द विंड इज ईविल, दैट द विंड इज सूदिंग, दैट द विंड सिंग्स, या फिर दैट द विंड इज कूल। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ब्लैक और एम्ब्रेल्ड कलर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? यस, ये जो सिंबलाइज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दैट द विंड इज ईवल। ठीक है, ब्लैक कलर यानी कि ईवल से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट द विंड इज ईवल। नेक्स्ट इज 29. फुल मून एंड लिटिल फेरिडा वॉज पब्लिश्ड इन। अब देखिए यहाँ पे विंड के पोएम यहाँ पर एंड करते हैं। अभी यहाँ पे फुल मून एंड लिटिल फेरिडा के बारे में पूछा गया है कि ये कब पब्लिश होता है वर्क। ऑप्शन है 1964, 65, 67 या फिर 68 में। सोचिए, आंसर कीजिए। इसकी पब्लिकेशन ईयर पूछा जा रहा है, क्या होगा? द फुल मून एंड लिटिल फेरिडा। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1967। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द पोएम फुल मून एंड लिटिल फेरिडा इज रिटन इन। तो ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। फुल मून एंड लिटिल फेरिडा जो पोएम है टेड ह्यूज की, वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ऑप्शन है फ्री वर्स, क्वार्टरिंग्स, कपलेट, टर्सेट्स। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
इसकी जो फॉर्म है वो क्या है? फ्री वर्स है, क्वाट्रेन है, कपलेट्स हैं या फिर टर्सेट है? तो ये एक फ्री वर्स के फॉर्म में लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्री वर्स। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा उससे, और आप अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।